हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन के ऊपर है। एक वीडियो आरबीआई ग्रेड बी के ऊपर मैं बना चुका हूं। कहा था मैंने 9 तारीख को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलेगा और जो भी बदलाव होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी बेसिक डिटेल्स, जो भी चेंजेस आए हैं वो देखने वाले हैं और टॉपिक वाइज वेटेज देखने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि सिलेबस के अंदर एक काफ़ी बड़ा चेंज हो चुका है और एज की क्राइटेरिया के अंदर भी। एज की क्राइटेरिया के अंदर जो चेंज है वो काफ़ी दुखद चेंज है, काफ़ी बेकार बदलाव है और यही बदलाव हमने एसएससी सीजीएल में भी देखा था। जो पहले 2023 के किसी भी महीने में पैदा हुए बच्चे अप्लाई कर सकते थे इस नोटिफिकेशन को, अब पहले 4 मंथ के बच्चे नहीं कर पाएंगे। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो पैदा हुए हैं लोग, वो नहीं कर पाएंगे अगर आप अपने एज के लास्ट के चरण पे आ चुके हो, 30 साल के हो चुके हो। तो इस सारी डिटेल को हम देखना शुरू करते हैं, वीडियो के अंदर आते हैं, ठीक है, और सारे बदलावों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जो यहाँ पर निकला हुआ है वो और टॉपिक वाइज वेटेज दोनों को हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो चेंज आया है ना वो देख लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। एज का क्राइटेरिया 21 से 30 साल के बीच में था हमारा, अभी भी वही है, लेकिन ये देखो अब यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव आ गया है। तो एज क्राइटेरिया का डेट 1 मई 2023 हो चुका है, मतलब 1 मई 2023 बेस ईयर होगा आपके एज के काउंटिंग के अंदर। समझ में आया आपको? यानी अगर आप जनवरी में, फरवरी में 2023 में 30 साल के हो चुके हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन अगर आप 1 मई के बाद जून में, जुलाई में पैदा हुए हो और तब 30 साल के हो रहे हो तब अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाले बच्चे यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस के अंदर है और एज की रिलैक्सेशन जो मिलती है वो यहाँ पर मिल रही है 5 साल, 3 साल। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, बस बदलाव जो बेस ईयर में है वो यहाँ पर बदलाव है। 1 जनवरी हुआ करता था, अब ये बदलाव हो चुका है। एसएससी सीजीएल में भी हमने एक चेंज देखा है और जो कि बहुत ही घटिया और बेकार चेंज है, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे हम लोग देख लो। आप लोग नोटिफिकेशन देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। जो पहले आपको बता चुका हूँ वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के अंदर भी कोई बदलाव नहीं है, सिलेबस के अंदर चेंज है, बुक्स के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा और टॉपिक वाइज वेटेज हम लोग देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, मंथली करंट अफेयर्स का टेलीग्राम पर PDF भी मिलने वाला है आपको और वीडियो भी चैनल पर मिलने वाला है। पिछले मंथ का पूरा आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है, ठीक है। अगर जो भी आप चेंज हुआ पैटर्न का हिसाब से मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आरबीआई ग्रेड बी 2023 का ऑलिव बोर्ड मॉक टेस्ट लॉन्च कर चुका है, आपके सामने आप देख सकते हो। फेज 1, फेज 2 दोनों इसके अंदर कवर्ड है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दोनों इसके अंदर कवर्ड है। 75 से ज़्यादा आपके टॉपिक टेस्ट हैं। डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा एनालाइज किया जाएगा आपके पेपर को, आपको आपके स्कोर मिलेंगे, एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस जो आपको है वो मिलेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट में से एक है। सबसे अच्छी बात क्या, 20 से ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आप इनका ऐप डाउनलोड करो, ऑलिव बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और 20 से ज़्यादा जो आपके मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना फ्री में, आप उनको अवेल करो, जो कि बहुत बेहतरीन चीज़ है। आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स भी लॉन्च हो गया है आपके ऑलिव बोर्ड के अंदर, जो कि क्रैश कोर्स है, क्योंकि 2 महीने बाद, नेट 2 महीने बाद आपका पेपर है। तो फुल फ्लैश तैयारी तो नहीं, क्रैश कोर्स जरूर हो सकता है इसके बीच में। तो आप सामने देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या फीचर मिलने वाला है। 90 से ज़्यादा आपके लाइव क्लासेस होने वाले हैं। फेज 1, फेज 2, इसके अंदर 2 फेज है, दोनों कवर होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो लाइव क्लासेस होंगी फेज 1 की, आपके करंट अफेयर्स कवर होंगे, गवर्नमेंट स्कीम, PIB, आपके बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ कवर होगा इसके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा पूरा का पूरा आपका। मेंस का ये पेपर है हमारा, मेंस का पूरा कवरेज होगा इसके अंदर। 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और 15 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्टिव मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी आपका है इंग्लिश के प्रिपरेशन के साथ। बोल्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ये तो फ्री में सबके लिए अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलिव बोर्ड का आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपका 150 से ज़्यादा सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट भी इसके अंदर आपके साथ में मिलेंगे, ठीक है। कोर्स लेते हो तो मॉक टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप कोर्स कहीं और से परचेस कर चुके हो तो मॉक टेस्ट आप इनका ले सकते हो। इनका मॉक टेस्ट का लेवल काफ़ी टफ होता है, बढ़िया होता है। कट ऑफ के बारे में आपको बता देते हैं, क्यों बताना ज़रूरी है यहाँ पे, ताकि आपको एक ट्रेंड के बारे में बता सकूँ। मैं पहले भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, 2018 में आप देखो 105 कट ऑफ गया था, उसके बाद 122 कट ऑफ गया 19 में। 21 से देखिए इसका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, 66.75। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कट ऑफ कम जाने की वजह है इसके अंदर जनरल स्टडीज़ का पेपर, जो कि नया पैटर्न आया हुआ था। पैटर्न तो क्या नया आया था, क्वेश्चंस बढ़ गए थे आपके, पैटर्न तो वही है हमारा। तो क्वेश्चंस बढ़ने की वजह से आप देखो कट ऑफ कितना ज़्यादा
अंतर आ चुका है, कितना ज़्यादा कम हो चुका है। ठीक है, तो आरबीआई ग्रेड बी का कट ऑफ काफ़ी कम रहता है, आपको स्टार्टिंग में जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा टॉपिक के अंदर इसके अंदर कवरेज नहीं चाहिए, कुछ टॉपिक्स में कवरेज चाहिए, लेकिन बेहतरीन कवरेज चाहिए। ठीक है, डेट के बारे में बात कर लेते हैं। डेट आपको पता ही है, 9 मई से, यानी आज के दिन से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं सबकी मिल जाएगी। 9 जून तक इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है। एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर देखिए 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं। एक आपका ऊपर जनरल वाला हो गया, ये डीईपीआर हो गया, ये डीएसआईएम हो गया। आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, डीईपीआर होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिसी रिसर्च, डीएसआईएम होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, और जनरल तो जनरल है, वो नॉर्मल जनरल वाली पोस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल वाली पोस्ट का देख लेते हैं। इसके अंदर आपका फेज़ 1 एग्जामिनेशन 9 जुलाई को होने वाला है, यानी आज से ठीक 2 महीने बाद। ठीक है, और फेज़ 2 आपका होगा 30 जुलाई के अंदर। ठीक है, और डीईपीआर यानी इकोनॉमिक्स वाले पेपर की बात करें तो यहाँ पर 16 जुलाई को इसका प्रीलिम्स होगा और इसका मेंस होगा 2 सितंबर को। और आपका स्टैटिस्टिक्स वाले का 16 जुलाई को प्रीलिम्स होगा और अगस्त 19 को आपका मेंस एग्जामिनेशन इसका होगा। एक डाउट आपका बहुत आएगा, जो पिछली वीडियो में भी आया था, कि इन तीनों को क्या हम भर सकते हैं। तो देखिए, नीचे वाले 2 में से तो आपको एक ही भर सकते हो, क्योंकि या तो आपने स्टैट्स की डिग्री ली होगी, मास्टर डिग्री, या तो अपने इकोनॉमिक्स की ली होगी, दोनों तो ले नहीं सकते ना। तो इन दोनों में से तो एक भर सकते हो और साथ में आप जनरल भी भर सकते हो। तो एक तरीके से यहाँ पर आप 2 फॉर्म को टोटल अप्लाई कर सकते हो। और वैसे इसका एग्जामिनेशन डेट भी सेम है, तो वैसे भी आप ये चीज़ समझ जाइए कि आप 2 फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो जनरल के अलावा एक और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हमने देख लिया था। फीस के बारे में आ जाते हैं, तो 850 रुपये आपकी फ़ीस है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए भी 850 रुपये ही है, एससी के लिए 100, एसटी के लिए 100, आरबीआई के आप स्टाफ हो तो 100 रुपये है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 100 रुपये है। सॉरी, आरबीआई स्टाफ के लिए 0 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। ठीक है, फीमेल के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं हम लोग। पोस्ट की डिटेल में आप देखो तो जो जनरल वाली हमारी पोस्ट है उसका 222 यानी 222 पोस्ट है। यहाँ पे 38 आपकी इकोनॉमिक्स की पोस्ट है और आपके स्टैटिस्टिक्स की 31 पोस्ट है। ठीक है, और जनरल की यहाँ पे सीट्स आपकी अवेलेबल है। ये डिटेल आपका कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिख सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे इन तीनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का ट्रेंड देख लो पोस्ट का, जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको। 2016 में 163 पोस्ट आपका आया था जनरल वाले के लिए, डीईपीआर के लिए नहीं आया था, तो 163 टोटल था। 161 आपका 2017 में आया था, आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए कितना पोस्ट था, स्टेट्स के लिए कितना पोस्ट था। उसके बाद 166, 19 में 99, 322 आपका पोस्ट आया था 2021 में, 294 था आपका 2022 में, 291 है आपका 2023 में। तो आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर से बढ़िया पोस्ट आ रही है और इस बार भी ठीक पोस्ट है। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और सिलेबस के अंदर जो चेंज है ही उसको तो हम लोग देखना ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज का आपको बता ही चुका हूँ। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जनरल वाली पोस्ट ही एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बाकी दोनों पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पोस्ट के अंदर, जनरल वाली पोस्ट के अंदर कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके 60% से ज़्यादा मार्क्स थे। बस सिंपल है ग्रेजुएशन वालों के लिए। डिग्री कोई भी हो, बीए, बीटेक आपका हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, सीए हो, कुछ भी हो, आपको इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि सीए को कौन सा पोस्ट अप्लाई करना है मैं बताऊंगा, जो बताना भूल गया था। तो यही पोस्ट को अप्लाई करना है जनरल वाले के लिए, अगली 2 पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं सीए। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था जिसकी वजह से शायद मैंने बोला होगा, बट सीए इसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आपको समझ में आया? तो अगर मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में 60% नहीं है तो क्या करना है। तो देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री में 60% ना हो तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और उसके अंदर 60% है तो भी आप चाहो तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन, किसी में भी एक में भी आपका 60% मार्क्स हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी एक में भी हो, दोनों में लाने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, पीजी में भी डिग्री कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करस्पॉन्डेंस से जो लोगों ने किया होगा यूजी पीजी, वो भी चाहते अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन आपको याद रहे 2 साल का होना चाहिए। अगर जो लोग आईआईएम से पीजी डिप्लोमा करते हैं 1 साल वाला, वो नहीं कर सकते। 2 साल का आपको होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा ही हो लेकिन 2 साल का हो तो अप्लाई आप कर सकते हो। तो 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, 1 साल वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया जनरल वाली पोस्ट का। यहाँ पर आप देख लो इकोनॉमिक्स वाली पोस्ट का सिंपल है। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स में डिग्री है, मास्टर डिग्री, तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपने एमबीए किया है फाइनेंस में या फिर इकोनॉमिक्स में तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर पीजी डिप्लोमा किया तो भी अप्लाई कर सकते हो। बस प्रॉब्लम यह है कि ये सब कुछ 2 साल का होना चाहिए, 1 साल का नहीं होना चाहिए। समझ में आया आपको? तो इकोनॉमिक्स की डिग्री वाले ये अप्लाई करेंगे। सेम ऐसा ही स्टैट्स के लिए है, स्टैट्स की डिग्री वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टैट्स की डिग्री में आपको 55% मार्क्स लेकर के आना ही पड़ेगा।
समझ में आया आपको? एमकॉम वाले बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, इस पोस्ट को भी नहीं अप्लाई कर सकते और ना ही इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम वाले बच्चे इन दोनों में से किसी पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, जनरल वाली पोस्ट को आप अप्लाई करिए, ठीक है। इसको और डिटेल में आपको समझना है ना, तो मैं पिछली वीडियो आरबीआई ग्रेड बी नुआ निखिल सर्च करो, इन सब के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने बात किया है उस वीडियो में, आप उसको देख लो, आपके कुछ डाउट होंगे तो क्लियर हो जाएंगे, और जो मैंने वहाँ बातें नहीं की थी वो यहाँ पे कर ली, ठीक है। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ डाउट आ रहा था वो मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 है, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है एससी एसटी ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए, ठीक है। 6 अटेम्प्ट में क्या इकोनॉमिक्स वाला भी काउंट होगा? बिल्कुल काउंट होगा, सबके लिए टोटल 6 ही अटेम्प्ट है, आप 6 बार दे सकते हो ग्रेड बी का पेपर, किसी भी पोस्ट के लिए दे रहे होगे तो, ठीक है। सेकंड आउट पे आ जाते हैं, क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, जो लोग ग्रेजुएट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं या फिर पीजी की डिग्री आ चुकी है, फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको समझ में आया? जरूरी नहीं आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो, आपको अच्छा लगा होगा, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको इससे कोई भी फायदा मिलेगा तो। सैलरी प्रमोशन के बारे में बात करें तो 1,16,914 रुपये आपकी मंथली सैलरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है ना, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा था, ये देखो 1,16,914 वहीं का स्क्रीनशॉट है। तो ये आपको सैलरी मिलने वाली है, इन हैंड थोड़ी सी कम होगी लेकिन यही मोटा मोटी आपको मिलेगा सैलरी। प्लस अगर आपकी पोस्टिंग हो रही है कहीं पे भी अच्छी जगहों पे, वैसे कहीं पे भी पोस्टिंग हो रही है, एचआरए तो मिलेगा, एचआरए है ना, हाउस रेंटल अलाउंसेस मिलता है, घर आपको किराए पे लेने के लिए अलग से अलाउंस मिलता है। तो अगर आपने मुंबई जैसे शहर में हो तो 45-50 हज़ार रुपये और मिलेगा सैलरी के ऊपर घर किराए पे लेने के लिए। लेकिन अगर सपोज करिए कि आपको क्वार्टर मिल गया तो एचआरए नहीं मिलता, आपने मतलब फ्लैट ले लिया आरबीआई का, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं लिया है तो आपको एचआरए मिलेगा ही मिलेगा। कितने भी गंदे शहर में रह रहे हो ना तो 15-20 हज़ार रुपये एचआरए तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा टेलीफोन अलाउंस, पेट्रोल अलाउंसेस भरे होते हैं अलाउंसेस इसके अंदर, क्या बताऊं, बहुत अलाउंसेस मिलते हैं। सैलरी के मामले में तो आरबीआई से ऊपर कोई सरकारी नौकरी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट नौकरी में से एक है। प्रमोशन को देख लेते हैं, प्रमोशन में आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आप ग्रेड बी बनोगे इसके अंदर, इसके नीचे ग्रेड ए होता है और उसके नीचे आरबीआई असिस्टेंट होता है, जिसका फॉर्म आने वाला है, जिसका वीकली टेस्ट होता रहता है, ऑली बोर्ड लेती है ना, मैं बताता रहता हूँ आपको। तो आरबीआई असिस्टेंट बनते हैं, उसके बाद ग्रेड ए ग्रेड बी। आरबीआई असिस्टेंट तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर से रिटायरमेंट ले लेगा, आपका खूब आया तो यहाँ पर आएगा, और कहाँ जाएगा? ग्रेड ए वाला आपका जनरल मैनेजर या फिर चीफ जनरल मैनेजर से रिटायरमेंट ले लेगा। ग्रेड बी देखिए कहाँ तक जाता है, ग्रेड बी की स्टार्टिंग होगी यहाँ से, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनेगा, डेप्यूटी बनेगा, जनरल मैनेजर बनेगा, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर तक तो बनता ही है, आपकी एज अगर थोड़ी भी ठीक ठाक है तो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यहाँ से हायरार्की के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये दोनों ही पोस्ट बहुत मुश्किल है। और डेप्यूटी गवर्नर का पोस्ट और ज़्यादा मुश्किल है, पूरे के पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स का भी एक होगा, स्टैट्स का भी एक होगा। एक हमारा डेप्यूटी गवर्नर सरकार भी अपॉइंट करेगी जो कि इकोनॉमिस्ट होता है कोई, ठीक है। और इसके ऊपर गवर्नर बनते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लोग गवर्नर बहुत ही रेयर बने हैं, क्योंकि किसी आईएएस को लाके बैठा देते हैं या फिर किसी नॉर्मल आदमी को बैठा देते हैं जो कि बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट होता है। जैसे रघुराम राजन को बैठाया गया था, रघुराम राजन को बिना आईएएस के, बिना किसी आरबीआई के बैठा दिया गया था गवर्नर, क्योंकि वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। समझ में आपको? वैसे ही हो सकता है कि मनमोहन सिंह को बैठा दे, मतलब वो तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन नहीं बने होते तो हो सकता है कि आरबीआई गवर्नर उनको भी बना दिया जाए, जैसे वो बन भी चुके हैं, एक बार आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तो वैसे ही उसके तरीके का कोई भी आदमी को बना दिया जाता है, या तो आईएएस को बना जाता है। ग्रेड बी के आदमी भी बने हैं, बहुत रेयर होता है लेकिन बन जाते हैं। तो डेप्यूटी गवर्नर मैक्सिमम पोस्ट है जो आप अटेंड कर सकते हो अगर आप कम उम्र में ग्रेड बी की पोस्ट ले लेते हो तो, ठीक है। पैटर्न को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपके यहाँ नौकरी लगने वाली है। तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। प्रीलिम्स का पैटर्न आपके सामने है, ये सिर्फ और सिर्फ जनरल का पैटर्न अभी आपको पहले बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी का बताऊंगा। पैटर्न जो आपके नोटिफिकेशन है ना, उसमें पैटर्न नहीं दिया हुआ है कितने क्वेश्चन आपके आए हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके आपका पैटर्न बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 25 मिनट, फिर आपके जनरल अवेयरनेस 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 25 मिनट। यही मैं आपको बताया था ना, कट ऑफ कम किया है, यही आपके जनरल अवेयरनेस का कट ऑफ इसी की वजह से कम हुआ है, क्योंकि बहुत टफ में से एक है ये, हल्के में नहीं आता, और रीजनिंग भी इसके अंदर बहुत तगड़ा आता है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 25 मिनट, रीजनिंग आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 45 मिनट। तो आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग यही सबसे टफेस्ट है, सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी का है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स तो सॉल्व करने के लिए 1/20 मिनट्स, 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। समझ में आया आपको?
ठीक है, अब आ जाते हैं मेंस के ऊपर। मेंस के अंदर देखिए अब यहाँ पर ही पैटर्न चेंज है। प्रीलिम्स के अंदर सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं, सारे चेंजेस आए हैं मेंस के अंदर। पेपर 1 के अंदर भी चेंज है और पेपर 2 के अंदर भी चेंज है, हम देखने वाले हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, पेपर 1 देख लेते हैं पहले। क्या इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के ऊपर है। 50% ऑब्जेक्टिव, 50% आपका डिस्क्रिप्टिव है। आधा घंटा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को मिलेगा, 90 मिनट डिस्क्रिप्टिव को मिलेगा। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 4 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। होते यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, 4 आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। 50-50 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, पेपर 2 आपका सिर्फ डिस्क्रिप्टिव है, 90 मिनट का, 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, इंग्लिश का पेपर होगा ये। और आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का भी सेम, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 डिस्क्रिप्टिव, 30 मिनट, 90 मिनट मिलेगा। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव के, 4 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव के। यहाँ पे भी 6 आते हैं, लेकिन आपको 4 सॉल्व करने पड़ते हैं 6 में से। समझ में आया आपको? इसके अंदर भी आपके 50-50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव है यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कम मार्क्स के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन एक ही नंबर के हो। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है और आपके कुछ डाउट भी होगा, वहाँ यहाँ पे नीचे क्लियर कर दिया गया है। समझ में आया आपको? ये हो गया डिस्क्रिप्टिव पेपर और हमारा फेज 2 का सारा पैटर्न। इंटरव्यू होगा उसके बाद 75 नंबर का। ये हमारा पैटर्न है, आप देख लो DSIM का यानी स्टैटिस्टिक्स वाले का। 120 मिनट का ये प्रीलिम्स का पैटर्न है। उसके बाद आपके 2 यहाँ पर पेपर होंगे। ये आपका मेंस का पैटर्न है, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 3 आपका है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव, और पेपर 2 जो आपका है इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, 180 मिनट का, 100 नंबर का, 300 मार्क्स का ये आपका टोटल पेपर होगा। इकोनॉमिक्स के अंदर भी सेम 300 मार्क्स का होगा, 180 मिनट का, 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। 120 मिनट 100 नंबर का आपका ये प्रीलिम्स का पेपर है, और ये 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। सेम यही है आपका यहाँ पे भी। इसके अलावा आपको बता दूं यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे पहले से एक्सपीरियंस होल्डर हैं किसी भी सरकारी बैंक में या फिर शेड्यूल्ड बैंक में, यानी प्राइवेट के अंदर भी हो, शेड्यूल्ड बैंक हो और हमारा नेशनलाइज बैंक हो, तो वो लोगों को एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना रिलैक्सेशन मिलेगा? जितना उन्होंने सर्विस किया होगा अपने वहाँ टेन्योर पे। सपोज उन्होंने 8 साल सर्विस किया होगा तो लेकिन अप टू 33 मिलेगा, मैक्सिमम 33 है तो 33 ईयर्स तक मिल जाएगा। लेकिन आपको 2 ही साल सर्विस हुआ होगा तो 30 तो हमारा नॉर्मल है, प्लस 2 कर लीजिए तो 32 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ये हमारा है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा पेपर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में होगा। किताब के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जो भी बदलाव होने वाले हैं। किताब के बारे में पहले देख लेते हैं। बुक के बारे में आपको बताऊं तो नया लेटेस्ट बुक निकल चुका है RBI ग्रेड बी का। अगर आप देखो नए बच्चे हो, आप RBI ग्रेड बी के बारे में जानते भी नहीं हो, नए नए आए हो, पेपर देने आए हो, तो आपको पास होना इसका पेपर 2 तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है, आप नहीं पास हो पाओगे। नए नए बच्चे नहीं पास हो सकते। जो पुराने बच्चे हैं वही नहीं पास हो पाते हैं, तो आप कहाँ से होगे जो कई साल से मेंस दे रहे हैं। तो नए बच्चा मेंस नहीं पास कर सकता 2 महीने पढ़ाई करके, मैं ऑलमोस्ट चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन प्रीलिम्स पास कर सकता है। फॉर्म भरिए, पैसे की कमी नहीं है तो फॉर्म भरिए और प्रीलिम्स की तैयारी करिए। अगर EPFO का आप स्टूडेंट हो, मेरे चैनल देखते हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, EPFO के स्टूडेंट हो, तो EPFO को फोकस रखिए, RBI को मत रखिए। अगर पहले से RBI की तैयारी कर रहे होगे तो फोकस रख लीजिएगा। तो ये किताब आपके सामने है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए चीज़ें ठीक से। तो RBI ग्रेड बी की किताब है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ ये किताब है। इसके अंदर सब कुछ है। आपके 2700 से ज़्यादा आपके MCQ अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स 15 से लेकर के 22 तक के सारे सॉल्व किए हुए अवेलेबल है। आपके थ्योरी इसके अंदर अवेलेबल, हर एक चीज़ अवेलेबल है इसके अंदर। ये फेज़ 1 के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है। दिशा पब्लिकेशन की किताब है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेटेस्ट एडिशन में ये किताब है, लेटेस्ट बुक निकला हुआ है। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उससे भी लेटेस्ट बुक निकल गई है अब, तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। ये 6th एडिशन है। ध्यान रहे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ही जाना। पता चला 5th एडिशन आपने परचेस कर लिया है ना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस सेट के लिए ये 5th एडिशन आ गई है। पिछली वीडियो में 4th एडिशन आई थी, 5th एडिशन में निकाल दिया इन्होंने। 10 प्रैक्टिस सेट के साथ ग्रेड बी की है ये, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस सेट में से एक है। इसके बाद अगर आपको सेक्शन वाइज बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, अगर आप मतलब कि भाई चाहते हो कि मेरे नंबर आए यार, मेरे अच्छे खासे स्कोर करो, 170 स्कोर करो RBI ग्रेड बी के प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर भी अच्छा स्कोर करना है मेरे को, तो आपको ये करना ही पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने ही पड़ेंगे। तो इस टाइप की अगर बैंकिंग सेक्टर में आपके रुझान है तो इस टाइप की आप बुक परचेस कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पिछले साल के 99 पेपर्स, 99 आपके क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है और टॉपिक वाइज अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये आपका रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग का तो आपको ले ही लेना, वैसे पूरा पैकेज ले सकते हो, पर रीजनिंग का तो आप ले लेना क्योंकि बहुत इसके अंदर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रीजनिंग का हो गया, क्वांट का हो गया, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस हो गया, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का भी और इकोनॉमिक्स का भी, सॉरी रीजनिंग का भी, ये दोनों आप लोग जरूर ले लेना। ये दोनों आपको बहुत फायदा करेगा। अलग अलग लेने का मन है तो वैसे चारों भी ले सकते हो। किसी भी बैंकिंग नौकरी के अंदर आपका ये
काम आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सिंगल किताब के ऊपर कि सिंगल किताब आपको खरीदना है तो कौन सी किताब आप परचेस करो। तो देखिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए ये किताब बहुत अच्छी है, हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आंख बंद करके परचेस कर लो। इंडियन इकोनॉमी का इसके अंदर पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी, उसके लिए आपका वीके पुरी, एसके मिश्रा और भरत गर्ग की किताब आती है, पुरी और मिश्राज के नाम पे फेमस है, पब्लिकेशन भी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इसका। और ये किताब खुद आरबीआई रिकमेंड करता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आरबीआई खुद रिकमेंड करता है ये किताब। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में अगर आपका रुझान एसएससी की तरफ, ईपीएफओ की तरफ है तो शॉर्टकट इन रीजनिंग ले लेना। इसके अलावा अगर आपका रुझान सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की ही नौकरियों के अंदर है तो ये किताब आप परचेस करना, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, ये बैंकिंग के लिए सबसे अच्छी किताब है। क्वांट के ऊपर आ जाते हैं, अगर आपका रुझान नॉर्मल एग्जामिनेशन की सिर्फ और सिर्फ सरकारी के ऊपर है तो आप एसेंशियल क्वांट ले लो, लेकिन अगर आपका रुझान कैट के ऊपर भी है, साथ में आरबीआई के ऊपर है और एसबीआई के ऊपर है, टारगेट बस 3 है, कैट, आरबीआई, एसबीआई, तो क्वांटम कैट की किताब आप परचेस कर लेना। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर बात करें तो दोनों किताबें बेस्ट है, एसेंशियल इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव या आपका जनरल इंग्लिश, दोनों में से कोई परचेस कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो सस्ता हो परचेस कर लेना। क्वार्टरली करंट अफेयर्स परचेस कर सकते हो आप करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के अंदर आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, सारे इसके अंदर कवर्ड हैं आपके। ठीक है, जो हमारे इसके अंदर भी हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर भी। करंट अफेयर्स के ऊपर बता दूं आपको, करंट अफेयर्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में हमेशा मिलता है, डेली करंट अफेयर्स मिलता है, मंथली करंट अफेयर्स कल आपको मिलेगा शायद, और उसके ऊपर वीडियो भी बनाने वाला हूं मैं करंट अफेयर्स का। इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो भी इस वीडियो के 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा, कल या परसों में इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आपको मिल जाएगा। चेंजेस के ऊपर आ जाते हैं अब हम लोग, भाई चेंज क्या क्या है सिलेबस के अंदर, क्या बदलाव आके किया है जिसका हो हल्ला हो रखा है। पहली बात बता दूं, डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऐसे बदलाव नहीं है जिसको नहीं आपको मतलब झेल सकते इस 2 महीने के अंदर, ऐसा कुछ बदलाव नहीं है, सारे बदलाव ऐसे हैं जो झेले जा सकते हैं। अब इसके अंदर आ जाते हैं आप लोग, अच्छा ये फ्री मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो फ्री मॉक टेस्ट देख करके आपको पता चल जाएगा कि चेंजेस क्या आए हुए हैं। ठीक है, चेंजेस के साथ नीचे चीज़ें दी हुई है। ये आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो गया, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, जो पहले था वही है। मेंस के सिलेबस पे आते हैं और ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस देख लेते हैं। फेज 2 के अंदर हमारा देखते हैं सबसे पहले पेपर 1 जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इसके अंदर हमारा सब कुछ सेम है, अंतर कहाँ पर आता है, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के ऊपर। नीचे देखिए न्यू सिलेबस में सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के अंदर सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, यहाँ तक सोशल जस्टिस के अंदर तो यहाँ पर भी था, आप देख लो, यहाँ तक, रुको मैं ये हटा देता हूँ। हाँ देखो आप यहाँ पे सोशल जस्टिस तक था ना यहाँ पर, बस। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आगे लिखा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, सोशल मूवमेंट्स हो गया, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर आपका खत्म हो चुका है। तो आपको हेल्थ एजुकेशन सेक्टर का ना ही करंट अफेयर्स पढ़ना है, ना ही कोई स्टैटिक पढ़ना है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इस सेक्टर के बारे में। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पर सिलेबस कम हो गया है, लेकिन कुछ बड़ा भी है, ऐसे हल्के मत लीजिए, इतना आसान भी नहीं है। मतलब लगा के चलिए 5 से 10% का बदलाव है। वैसे एक ही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है, उसको आपको बताऊंगा, बट 5 से 10% का ही यहाँ पे बदलाव हम लेके चलेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया के अंदर बदलाव है, बाकी सब कुछ आप देख लो वर्ड टू वर्ड एकदम मैच कर रहा है ग्लोबलाइजेशन तक। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पेपर 3 के अंदर अब बदलाव है। ठीक है, पेपर 3 के अंदर अब बदलाव देखो, सबसे पहले देखो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई बदलाव नहीं है, दोनों एकदम सेम है। लेकिन आपको दिखने को मिलेगा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पहले 4 टॉपिक थे, अब यहाँ पर देखो 7 टॉपिक आ चुके हैं। ये एक यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है। ये देखो आप, ये 4th टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले, इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-8, ये आप पढ़ते थे ना, ये अब नहीं पढ़ना क्योंकि नीचे अब सिलेबस से हट चुका है। पहले 4 टॉपिक जो आपके है ना, ये 4 टॉपिक अभी भी आपको पढ़ने हैं, ये 4 टॉपिक अभी भी आपको सेम ही है, सॉरी ये 3 टॉपिक। तो इसके बाद जो हमारे 4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं उसको देख लेते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि पहले भी आप पढ़ते थे, ऐसा कुछ ही नया टॉपिक नहीं है, आप पहले भी इसको पढ़ चुके हो। रोल ऑफ IT इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये एक नया टॉपिक है जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। और डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट, ये दोनों को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये दोनों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नॉन बैंकिंग सिस्टम पहले से ही आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर कवर था, तो ये आपको कोई बड़ा यहाँ पर रोल प्ले नहीं करता है। ये 2 टॉपिक को मैं कहूँगा मेनली जो नए हैं। इसके अलावा आपके 4 टॉपिक जो देख रहे हो ना, ये चारों टॉपिक्स के अंदर स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे मॉक टेस्ट के या फिर आपके सेक्शनल मॉक टेस्ट के, ताकि आपको समझ में आए किस किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। बाकी ये 2 टॉपिक ही मेनली नया कहा जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा तीसरे चेंज के ऊपर आते हैं, जनरल टॉपिक। जो मुझको सबसे बड़ा चेंज लगता है वो यहाँ पर है आपके, सब कुछ आपको दिख रहा होगा, 9 टॉपिक यहाँ है, 9 टॉपिक यहाँ है। इस बार ओल्ड सिलेबस नीचे है और न्यू सिलेबस ऊपर है, ताकि आप ऐसे हवे में ना चलते रहो, ध्यान रखना वीडियो पे। ओल्ड सिलेबस में आप देखो रिस्क मैनेजमेंट, बैंकिंग सेक्टर, सब आपका रिस्क मैनेजमेंट और बैंकिंग सेक्टर भले आपका यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, सब कुछ वही है आपका। कोई इसके अंदर 1-2 वर्ड आगे पीछे करने में नहीं हो जाता कुछ बड़ा बदलाव। अंतर कहाँ पर आता है, पहले 7 टॉपिक के अंदर कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर आप मार्क कर लो, यहाँ 7 टॉपिक तक कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर भी, ठीक है। अंतर आपके 8वें और 9वें टॉपिक का है। यहाँ पर 8वें टॉपिक आता था आपका इन्फ्लेशन, जो कि यहाँ पर आपका 8वां टॉपिक इन्फ्लेशन हटा करके उसको 9th नंबर पे कर दिया गया, देख लो इन्फ्लेशन। और 8th नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव है, वो है अकाउंट्स का इंक्लूजन। अब अकाउंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये आपको सामने दिख रहा है। रेशियो एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल का मेरे को कम चांस लगता है, लेकिन रेशियो एनालिसिस का यूज़ करके सिचुएशन किसी कंपनी का, किसी कंट्री का जानना, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आपके आ सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल के पास और थ्योरी से थोड़ा सा आगे हैं। तो इन दोनों के बीच की कोई एक कड़ी आप समझ के चलिए, समझ में आया आपको। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, ऐसा कुछ इसके अंदर नहीं आने वाला है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा। हालांकि अभी पता चलेगा इसके बारे में, अगर कुछ होता है ऐसा बदलाव तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट यही सबसे बड़ा बदलाव है। उसके अलावा 9th टॉपिक जो यहाँ पे फिनटेक है, ये हट चुका है। लेकिन फिनटेक क्या हट चुका है, आपने ऊपर पढ़ाई है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो हमारा था ना, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग फाइनेंस, तो फिनटेक तो आपका इसके अंदर कवर हो गया पहले से ही, है ना। तो ये हटा क्या है, कहीं और चला गया, आप ऐसा लेके चलिए फिनटेक। तो आपको समझ में आया, ये 3 बड़े बदलाव थे सिलेबस के अंदर, इससे के अलावा और कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं है, और ना ही कोई बदलाव ही है एक तरीके से, समझ में आया आपको। तो ठीक है, ये आपने देख लिए मेजर चेंजेस। कट ऑफ के बारे में आपको बता चुका हूँ, इस सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी चेंजेस आए हैं, जो भी चीज़ें आई हैं, आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर हम आ जाते हैं। टॉपिक वाइज वेटेज के ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा, बस दिखा रहा हूँ आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी इसकी स्ट्रैटेजी, तब इस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक वाइज आप वेटेज देख लो, यहाँ पर सिलेबस भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे पजल के क्वेश्चन बहुत दबा करके आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो देख सकते हो आप 5 क्वेश्चन यहाँ पर ही हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर देखो, सर्कुलर के अंदर 5 क्वेश्चन है, ये बॉक्स पजल के अंदर 5 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके, 20 क्वेश्चन आप लेकर के चलो, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, डाटा सफिशिएंसी, आपका डायरेक्शन डिस्टेंस सेटिंग, ये मैं आपको पहले इसीलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि स्ट्रैटेजी वीडियो से पहले आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पता चल जाए। ये आपको समझ में आया। रीजनिंग के अंदर ये सारा टॉपिक वाइज एनालिसिस है। आपका मशीन इनपुट हो गया, मिसलेनियस के अंदर आपका कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सब कुछ आ जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके ये हो गए, आपको समझ में आ रहा है। सामने दिख रहा होगा रीजनिंग के ऊपर, वैसे ही सेम आपका क्वांट के ऊपर भी है, अर्थमेटिक के 8, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज के 4, आपके Q1 Q2 के 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके 4, टेबुलर और लाइन ग्राफ के 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसके अंदर है। पीछे 60 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। और आपका ये इंग्लिश के अंदर एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन, पैराजम्बल 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8, और आपका 7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन्फ्लेशन, सिंगल फिलर 4 क्वेश्चन, आइटम्स आपके फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन टोटल आपके यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस का भी टॉपिक देख लो, इन टॉपिक में से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखो, और आपको इलेबोरेटेड जो सारे टॉपिक्स अगर देखा जाए तो वो ये हैं जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक वाइज वेटेज। इन सब की आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके चीज़ों को देख सकते हो। कुछ डाउट आते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट का कोई गेम ही नहीं है, पूरे देश की नौकरी है ये। और आपका सेकंड डाउट का डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी स्टेट्स को आप वो अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें 2 से ज़्यादा पोस्ट भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इन्फॉर्मेशन इतनी थी। एक और वीडियो इसके ऊपर आएगा, स्ट्रैटेजी वीडियो, उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बस ये था आज की वीडियो में। चैनल को आप लाइक कर दो यार, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।